ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन स्कूल व्याख्याता के जीके और जीएस के बैच को शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर। पूरी क्लासेस यूट्यूब पर ही होगी। आज दिन तक अपनी क्लासेस यूट्यूब पर हुई थी, आगे भी यूट्यूब पर ही होगी। यानी यूट्यूब पर होने का मतलब है हर विद्यार्थी के लिए ये सुलभ है, कहीं कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और सिलेक्शन लीजिए। अब यहाँ पे आप थंबनेल में साथियों देख रहे हो कि मैंने लिख रखा है जीके और जीएस। ठीक है, जीके और जीएस जो प्रथम प्रश्न पत्र है स्कूल व्याख्याता का, वो जीके और जीएस है। पिछली बार मैंने करवाया तो मैंने सिर्फ जीके लिखा था, इस बार जीएस भी लिखा है। यानी कि मैं इस बार पूरा ही प्रथम प्रश्न पत्र आपके इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने के मूड में हूं। अब जैसे ये बोर्ड के एग्जाम पूरे हो जाएंगे, फैकल्टीज फ्री होगी, तो फिर अपनी अदर क्लासेस भी, जैसे साइंस की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है अपने इसी प्लेटफॉर्म पे, और बाकी भी जैसे मैथ्स, रीजनिंग, अंग्रेजी वगैरह इन सब की भी क्लासेस अपन करवाएंगे। एक तरीके से कंप्लीट जो है वो करवाएंगे, जिसमें से जीके जो है वो पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, और साथ ही साथ प्रैक्टिस यानी कि वस्तुनिष्ठ की क्लासेस भी बहुत जल्द अपन शुरू करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के पास में वस्तुनिष्ठ नहीं, यहीं से साथ में आप देख सको। तो जितना मेरी तरफ से प्रयास होगा उतना करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो निश्चित समय क्लास आती है वहां देखनी है। मान लीजिए किसी दिन क्लास नहीं देख पाए तो अगले दिन देख लीजिए, लेकिन ज्यादा गैप मत आने देना। गैप आ गया तो वापस कवर नहीं कर पाओगे। यानी जो शुरुआत से लेकर साथ में चलेगा वो सिलेक्शन तक जाएगा, ये बात आप मानकर चले। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे डेली आज की क्लास है, आज की क्लास आधे पौने घंटे की होगी, तो आज की क्लास को आज ही याद करना है। आज ही याद करना है, कल की क्लास आएगी कल याद करना है। जैसे ही 3-4 क्लास में जैसे कुछ काम पूरा हो गया तो उसको फिर एक साथ रिवाइज कर लेना है। उसके बाद में जो आपको टेस्ट सीरीज दी अपने जीजीडी ऐप पर, एक टॉपिक पूरा हो जाने पर, 3-4 क्लास का एक टॉपिक पूरा हो गया, फिर आपको करना है उससे अभ्यास। ठीक है, ताकि आपका और कहां कमी है ये पता चल जाए। और इसी तरीके से अब पुस्तकें वगैरह ये तो देखो अभी तक अपडेट होने में समय लगेगा, आप यहां से कंटिन्यूटी रखें, ये आपको कंटिन्यूटी प्रदान करेंगे और बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। जिसके पास में बुक्स नहीं होती ना, उनके लिए भी ये स्वर्णिम अवसर है, आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी यानी डेली टारगेट लेकर साथ में चलेंगे। बहुत बेहतरीन तैयारी आप मानकर चलो, बहुत शानदार तैयारी आपके हो जाएगी, और क्लास में याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज की इस क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं, मतलब पहली क्लास ही है और शुरू कर रहे हैं अपन गुप्त काल पढ़ेंगे। अब गुप्त काल में आप लोगों की क्या है, कला साहित्य ये है, यानी कि पूरा प्रशासन नहीं है, साम्राज्य नहीं है, आपके है कला साहित्य इतिहास ये है, इससे संबंधित है। तो अपन गुप्त काल में ये पढ़ेंगे। पहले जो सिलेबस था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें मौर्य साम्राज्य भी था, लेकिन जो अपडेटेड आया था सिलेबस, यानी कि बाद में चेंज होकर आया, उसमें मौर्य हटा दिया और गुप्त काल को रखा। तो अपन गुप्त काल से शुरू कर रहे हैं। जो आरएस वगैरह दे रहे हैं उनके भी काम आएगी। जो राजस्थान की वैकेंसीज के बारे में उनको मैंने कल बता दिया था कि शुक्र शनि रवि, ये जो है मैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी को अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे और पता चल जाए कि भाई जिले कब तक सेट हो जाएंगे, कैसे नहीं है उसके बाद। ठीक है, यदि बीच में आवश्यकता पड़ी तो बीच में भी पढ़ा दी जाएगी। निश्चिंत रहे, जो भी आपके लिए करेंगे बढ़िया बेहतर आपके हित में ही करेंगे। अब अपन शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। शेयर करनी नहीं करनी ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं क्लास के बीच में न तो बोलता हूं इसके बारे में और न बोलूंगा। ठीक है, अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। ये पूरी तरीके से नोट स्पीकिंग पैटर्न पे ही रहेगी क्लासेस। ठीक है, क्लासेस अपलोड रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले की क्लास आज दी है। फ्रेश क्लासेस ही रहेगी, जिस दिन आप देख रहे हो उसी दिन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, रिकॉर्डेड का मतलब यह है कि लाइव में टाइम पास होता है, सीधी सी बात। आधे घंटे की क्लास 1.5 घंटे में देना मेरी वो शैली नहीं है। मैं अपलोड क्लासेस देता हूं, मेरा फोकस रहता है कंटेंट विद्यार्थियों तक व्यवस्थित पहुंचना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अपनी रहने वाली है। पीडीएफ इसकी जो है, जैसे 12 बजे क्लास है तो शाम को आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन समझ जरूर लेना, पीडीएफ के भरोसे मत रहना। ऐसे तो मसाला तो नेट पे दुनिया भर का है, लेकिन समझना और याद करना बहुत जरूरी है। तो करा शुरू, ठीक है, आपने देसी अंदाज में, और याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक, चलिए अब जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे ना तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले बात करें, वैसे आपके साम्राज्य है नहीं गुप्तकालीन, लेकिन फिर भी अपन बात करें कि गुप्त काल मतलब गुप्त वंश आया कहां से, कैसे आया, इनसे पहले कौन थे वगैरह। तो बड़े लेवल पे यदि देखा जाए तो पहले यदि आपका ध्यान जाता है, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अपन निकल गए, फिर ध्यान अपना जो जाता है वो जाता है किस पे, मौर्य साम्राज्य पे जाता है। किस पे जाता है, मौर्य पे। तो मौर्य बहुत समृद्ध साम्राज्य था, ठीक है ना, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, ठीक है, ये मुख्य रहे। तो इनके इर्द गिर्द काफी सारी इतिहास अपना रहा है। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके बाद में एक तरीके से राजनीतिक एकता भारत में इतनी रही नहीं, तो यहाँ पे फिर 2 वंश निकल के सामने आए। ठीक है, जो मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से शासन किया, लेकिन उनकी कमी यह थी कि वो सिर्फ क्षेत्रीय शासन कर पाए। क्षेत्रीय शासन का मतलब है अपने क्षेत्र से बाहर उन्होंने ज्यादा जाने की कोशिश नहीं की, जिसमें से एक तो फिर इनके बाद में आपको ध्यान आएगा, एक तो कुषाण, ठीक है, और एक सातवाहन। शक्तिशाली साम्राज्य थे दोनों ही, लेकिन दोनों जो है क्षेत्र के अंदर ही रहे, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहे।
यानी कि कुषाण जो थे वो उत्तर में रहे और सातवाहन दक्षिण में रहे। अब कुषाण में जैसे कि ये कुजुल कड़बिसस, भीम कड़बिसस, कनिष्क, हविष्क, ये सारे जो कुषाण में थे, फिर ये गौतमीपुत्र, सातकर्णी, पुलमावी वगैरह, ये सब सातवाहन वंश के थे। तो सातवाहन तो थे दक्षिण में और ये थे उत्तर में, यानी भारत में पूरी एक राजनीतिक एकता एक तरह से नहीं थी। तो इसके बाद में जो वंश सामने आया है वो है गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त साम्राज्य। जो महाभारत, रामायण वगैरह जो अंतिम रूप इनको दिया गया वो भी यहीं से, गुप्त काल से ही दिया गया है। यहाँ पे चित्रकला, आपके भित्ति चित्र, मंदिर कला, ये सारे जो है समृद्ध साहित्य वगैरह सब कालिदास और ये सारे काल के हैं। तो बहुत बेहतरीन, यानी कि स्वर्ण युग था एक तरीके से। क्या था? स्वर्ण युग था। तो अब यहां से आपकी चीजें शुरू होगी। थोड़ा सा बेस क्लियर करना जरूरी है, क्यों? आधार यदि नहीं होगा ना तो इमारत खड़ी कहां करेंगे? तो इमारत खड़ी करने के लिए आधार होना जरूरी है। थोड़ा सा कंसेप्ट अपन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, रिकॉर्ड तो भैया के बाद में ध्यान पड़े, पूरी रामायण बात ली और रिकॉर्ड इकोनॉमी। मेरे साथ में कई बार हुआ ऐसा कि पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाती, बाद में पता चला रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं थी। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है, निश्चिंत रहे। तो यहाँ पे देखो प्रश्न जो बनते हैं, ये प्रश्न बनने का पैटर्न रहता है कि भारत का पैराक्लीज युग या पैराक्लीज एज किस वंश के काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न, कहीं कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत का पैराक्लीज युग कौन सा है? गुप्त। कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल है, ठीक है। कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग है ये। कला और साहित्य की दृष्टि से क्या है? स्वर्ण युग रहा है गुप्त काल। अभी मैंने आपको बताया है। और स्वर्ण युग रहा है, लेकिन स्वर्ण युग ध्यान रखना, कहा किसने है? के मुंशी ने कहा है। किसने कहा? मुंशी जी ने। देखो, कोई व्यापार चले नहीं तो व्यापार में जो को सेठ जी तो है जी को है, लेकिन मैनेजमेंट, हिसाब किताब सब कौन रखे कि तो सोनो पड़ियो है, कि तो नहीं पड़ियो, कि तो नगद पड़ियो, कि तो नहीं पड़ियो, रखा मुंशी जी, ठीक है, मुंशी होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सोने का हिसाब किताब, यानी स्वर्ण युग किसने कहा है? स्वर्ण युग कहा है के.एम. मुंशी ने। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने वाले कौन है? के.एम. मुंशी। हाथों हाथ याद करवा रहा हूं मैं, सोने का हिसाब किताब किसके पास है? मुंशी जी के पास है। कौन से? के.एम. मुंशी ने कहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। कला और साहित्य का पुनर्जागरण काल भी गुप्त काल को कहा जाता है। पुनर्जागरण काल भी गुप्त काल को कहा जाता है। और ये कहा है आपके भाई साहब मैक्स मूलर ने। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। पुनर्जागरण काल कहा है मैक्स मूलर ने। पुनर्जागरण, कला पूछ लिया जाए ना तो ध्यान रखना एक थोड़ा सा अंतर है, काल और कला। काल पूछे तो मैक्स मूलर है, काल पूछे तो मैक्स मूलर है। कला पूछ ले कि पुनर्जागरण कला, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके, ठीक है। पुनर्जागरण कला पूछ ले तो R.D. बैनर्जी। R.D. बैनर्जी। क्लासेस को हल्के में मत लेना। 4-5 किताबों का निचोड़ और बहुत मेहनत के बाद में स्लाइडें बनती है। आप इतनी किताबें ले नहीं पाओगे, लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। वो सारा निचोड़ ये क्लासेस के अंदर आपको मिलने वाला है। पिछले सारे एग्जाम देख लेना, कितना एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ाया था। और फर्स्ट ग्रेड छोड़ो, आप कोई भी एग्जाम देख लेना, सभी के अंदर बिल्कुल विद्यार्थियों के हित में और प्रश्न ऐसे कैसे बने हैं। तो बिल्कुल विश्वास के साथ में पढ़े आप। आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं और आपसे ज्यादा चिंता भी हमें रहती है। तो ये ध्यान रखना। देखो, पुनर्जागरण कला पूछे तो R.D. बैनर्जी है और स्वर्ण युग के मुंशी है, ये पैराक्लीज युग है, ये सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्लाइड दे दूं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, चिंता मत करना। ऐसा नहीं है कि अपने पीडीएफ नहीं देंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन पीडीएफ देंगे बिल्कुल ही। विद्यार्थियों के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सभी ध्यान में रखकर, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको मुझे देना पड़ेगा रिजल्ट, ठीक है। पढ़ो बढ़िया आराम से, लेकिन रिजल्ट निकाल के देना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अपन और जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे कि संस्थापक या आदि पुरुष कौन था। अब हालांकि आपके ये साम्राज्य है नहीं, लेकिन ये बेसिक जानकारी है, बेस जरूरी है। तो संस्थापक या आदि पुरुष पूछे तो देखो, कहीं भी भाई कहीं से शुरुआत करते किसी का नाम ही लिख रहे हैं या कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अपन कहते हैं श्री गणेश, ठीक है, कि श्री गणेश कर रहे हैं, या किसी का नाम लिखते हैं तो अपन श्री लगाते हैं आगे। तो यहाँ पे भी अपन आज की देखो पहली क्लास है अपने नवरात्रि में शुरू हुई है। पहले सेकंड ग्रेड का बैच भी नवरात्रि में शुरू किया था, बिल्कुल व्यवस्थित चला था। शनिवार मेरे लिए बहुत लकी दिन रहा है, क्यों शनिवार को शुरू किया तो क्लासेस लंबी चलेगी, ठीक है। तो संस्थापक या आदि पुरुष अपन को भी क्या करना है? श्री तो लगा ही देना है। और साम्राज्य कौन सा है, कौन सा पढ़ रहे हैं? तो गुप्त वंश पढ़ रहे हैं तो श्रीगुप्त। क्लियर? सरल है लेकिन और भी सरल हो गया। श्रीगुप्त इनका संस्थापक या आदि पुरुष रहा है, ठीक है। अब पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन है? भाई श्रीगुप्त था, लेकिन श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं, हाँ आदि पुरुष यही था जिससे वंश शुरू हुआ, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं जाना गया। वास्तविक संस्थापक माना गया है चंद्रगुप्त को, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? चंद्रगुप्त को। सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? देखो ये चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो अलग था, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? तो सर्वाधिक विस्तार हुआ समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त। अब कैसे याद रखोगे कि सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त ही है कि विक्रमादित्य नहीं है? आपके दिमाग में कैसे आएगा कि यही है? यदि कंफ्यूज हो गए वहां पे तो कैसे याद रखोगे? तो ध्यान रखना कि अपने समुद्र की कोई सीमा आसपास ही नहीं दिखती है। सबसे ज्यादा विस्तार किसका दिखता है?
समुद्र का दिखता है। तो सबसे ज्यादा विस्तार यानी कि इसने बहुत सारी नीतियां चलाई थी, प्रस्बोधरण की नीति, कर ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति, आर्थिक प्रदेशों के प्रति अलग नीति वगैरह ये सब। अब जैसे आपकी ये चीज है नहीं तो मैं इसमें ज्यादा गहराई में जाऊंगा नहीं, ताकि आपका दिमाग जो है इस तरफ इतना नहीं लगे। लेकिन समुद्रगुप्त, इसलिए इसको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था। इसको भारत का नेपोलियन कहा है वीर स्मिथ ने, ठीक है। तो समुद्रगुप्त तो सर्वाधिक विस्तार के मामले में जाना गया, वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त को माना गया, और आदि पुरुष रहे हैं इसके श्रीगुप्त। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बोल के काफी सारी चीजें बताई, लेकिन आप नोट्स मेकिंग अपन ने कहा है तो आपके पास में भाई मसाला होना तो चाहिए ना। ऑफलाइन क्लासेस होती है तो उसमें समझा दिया जाता है और फिर बोल के लिखवा दिया जाता है। ऑनलाइन में बहुत सारी चुनौतियां रहती है कि लिखवाए कैसे, तो मैं यही नोट्स मेकिंग पैटर्न भी चलता हूं ताकि विद्यार्थी साथ साथ नोट्स भी बना ले। अब देखो, गुप्त वंश के शासकों को कुषाणों का सामंत माना जाता है, क्योंकि पहले देखो कुषाण और सातवाहन रहे, ये कुषाणों के सामंत माने गए। अब इनके बारे में काफी सारे मतभेद है कि ये ब्राह्मण थे, कि क्षत्रिय थे, कि वैश्य थे, कि बहुत सारे अलग अलग मत है, कि जायसवाल के अनुसार ये वो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अपने जो है क्या है, कला साहित्य, इस पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये कुषाणों के सामंत माने गए थे। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को के.एम. मुंशी ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा, जो मैंने अभी आपको याद करवा दिया। मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य कला को पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा है। कला पूछे तो बैनर्जी, कला आती है बैनर्जी को, काल कहा है मैक्स मुलर ने। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अब 100 युद्ध किए यानी कि सबसे ज्यादा विस्तार किया है। इसके साथ ही याद रखना कि ये जो समुद्रगुप्त है इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और यदि ये पूछ ले कि भारत का नेपोलियन कहा किसने, तो कहा है वी.ए. स्मिथ ने। किसने कहा है? वी.ए. स्मिथ ने कहा है। यहां तक आप लोगों के अब क्लियर हो गया, यानी कि पहली स्लाइड अपने क्लियर है, यानी अपने बेस बना लिया है। बेस बना लिया है तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं मेन सिलेबस की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है अपने मेन सिलेबस, यानी कि अब अपनी कौन सी है? गुप्तकालीन वास्तुकला को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गुप्तकालीन वास्तुकला। वास्तुकला के अंदर भी आज अपन पढ़ेंगे गुप्तकालीन मंदिर, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन जाते हैं यहां से, ठीक है। प्रश्न जहां से बनेंगे वो सारा अपन कवर करेंगे, अपन कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। यदि क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार फोकस कर लेता हूं। भाई आगाज की क्लास है, शेयर तो बनता है, कर लेना, बढ़िया है। स्कूल व्याख्याता की जो भी तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान से कंपटीशन से संबंधित, उन तक एक बार जरूर आप लोग सूचना पहुंचाएं। ये जीजीडीएंस का कर्तव्य है, ये मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, आप आपका कर्तव्य पूरा करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन मुख्य बिंदु पर। गुप्तकालीन वास्तुकला, और वास्तुकला में भी पढ़ने जा रहे हैं मंदिर, न सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं बल्कि याद करने जा रहे हैं, ये आप दिमाग में रखें। देखो, गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र, अब कला में वास्तुकला भी आ जाती है, चित्रकला भी आ जाती है, मूर्तिकला भी आ जाती है, मूर्तिकला भी है इसके अंदर, अपन पढ़ेंगे। मूर्तियों से संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र जो रहे हैं साथियों, बनारस, पटना और मथुरा रहे हैं। बनारस, पटना और मथुरा रहे, लेकिन ऑप्शन में जब आते हैं ना तो अपने दिमाग जो है वो पटना बनारस की जगह कहीं और भी जा सकता है। इसलिए एक शानदार छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक बहुत सारी मिलेगी आपको, मिलेगी ऐसे कि हाथों हाथ याद। हाथों हाथ याद कैसे होगी? गुरुजी हाथों हाथ याद हुई, याद यूं हुई कि पटाखा बम गुप्त कला है, यानी पटाखे से बम बनना गुप्त कला है, या पटाखा बम बनाना गुप्त कला है। अब पटाखे से बम बनना गुप्त कला में डबल मीनिंग भी निकाल दे भाई, डबल मीनिंग को निकालने पर खाली याद रखने को याद रखना है, ठीक है। कि पटाखा से बम बनना गुप्त कला है या पटाखा बम बनना गुप्त कला है, ठीक है। इतना याद रख लोगे ना बस, टंटो मेट दियो तो हाथों हाथ याद है। रटने काम ही कौन है कि प से तो आ जाएगा, पटा से आ जाएगा आपके पटना, ठीक है। ये ब से आ गया आपके बनारस, और म से आ गया मथुरा, और ये गुप्त कला लिखा ही है, यानी कि गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इति श्री, बस इतो सो, मारवाड़ी में क्या तो काम ही इतो ही है, ठीक। पटाखा बम गुप्त कला है, बस ये हो गया आपके गुप्त कला के प्रमुख केंद्र, याद हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर की शैली में बने हैं, सामान्य प्रश्न लेकिन पूछा जाता है। नागर शैली में अधिकांश मंदिर है। कौन सी शैली में है? नागर शैली में अधिकांश मंदिर है। पंचायतन शैली भी यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। पंचायतन शैली के मंदिर भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अब नागर कला शैली कैसी होती है, तो मैंने राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति पढ़ाई, उस समय ये पढ़ाए भी थे। मंदिर कला जो होती है इसमें अलग अलग, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस इमेज पे फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। 3 तरह के मंदिर की शैलियां प्रमुख होती है। एक तो होती है नागर, एक होती है द्रविड़, और बीच में बेसर, ठीक है। ब से बीच में, ब से बेसर, यही तरीका है। देखो नागर जो है ना, नागर कला शैली आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलेगी? उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। द्रविड़ कला शैली आपको देखने को मिलेगी द से द्रविड़ और द से दक्षिण भारत में। भाई ये इन्होंने नाम है ना, नाम भी इन्होंने शैलियों के इसी तरीके से रखा था। इनको पता था कि कलयुग में एक व्यक्ति आएगा जो ट्रिक के माध्यम से याद करवाएगा, तो उसको याद करवाने के हिसाब से कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने द्रविड़ रखा है। तो अब मैं द्रविड़ से दक्षिण अपन निकाल दिया है, ठीक है। तो उनको पता था कि भाई कलयुग में भी एक व्यक्ति आने वाला है, ठीक है। तो ये द से दक्षिण, द से द्रविड़ शैली याद रखना, और ब से बीच में है तो ब से बेसर शैली है।
बस ये बीच में है तो बस है बेसर शैली है, यानी कि थोड़ा सा लिया चक्के से, थोड़ा सा लिया मक्के से और ढेबे का पेट भर गया, यानी चक्के मक्के ढेबे की कहानी तो होनी उड़ी है पहला भी, ठीक है, जो थोड़ा चक्को दियो थोड़ा ढेबो दियो। तो यहाँ से उत्तर भारत से थोड़ा लिया, थोड़ा दक्षिण भारत से लिया और बेसर शैली बन गई, यानी कि ये कैसी होगी, ये कैसी है, मिश्रित है, थोड़ा इधर से लिया थोड़ा इधर से लिया, बेसर शैली बन गई। अच्छा, बेसर जो शब्द है ना, ये बेसर शब्द का अर्थ भी क्या होता है पता है? यदि जानवर का पूछे तो खच्चर, और खच्चर कैसा है? गधे और घोड़े का मिश्रण है। ये केबीसी में प्रश्न पूछा था एक बार, क्या बेसर शब्द जो है वो कौन से जानवर से रखता है? 50 लाख का या ऐसा सवाल था, बड़ा प्रश्न था। तो ये बेसर का मतलब ध्यान रखना खच्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो अपने आसपास जो मंदिर दिखते हैं ना ज्यादातर, जैसे पंचायतन वगैरह वो इसी के हिस्से हैं। आसपास अपन ज्यादातर मंदिर देखते हैं जिसमें परिक्रमा पथ होता है, ऊपर कलश होता है, ध्वजा होती है, ठीक है ना, कंगूरे अंगूरे बने हुए होते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो वो है नागर शैली। द्रविड़ शैली में क्या होता है, अपन दक्षिण भारत के मंदिर देखते हैं तो देखो पूरे यूं शिखर नुमा होते हैं, जैसे कि पुष्कर में एक मंदिर है रंगनाथ का मंदिर, ठीक है, वो द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो ये द्रविड़ शैली के ये पूरे शिखर नुमा होते हैं। अपने क्या होते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे पथ बना होता है, गर्भगृह होता है, ये सारी चीजें, ये नागर शैली के, ये इन दोनों का मिश्रण जहां होता है वो बेसर शैली है। तो ये मंदिर कला शैली 3 तरह की आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन इस पे कि ये कौन सी है, ये नागर शैली है, ठीक है ना। जो ज्यादातर गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं वो नागर शैली के मंदिर मिले हैं। अब नागर शैली में देखो ये एक तो जैसे ध्वजा हो गई, ये कलश हो गया, ठीक है, ये ग्रीवा है, आमलक है, शिखर है, ये पूरा शिखर है, उरुस रिंग, अंतराल, महामंडप, अर्धमंडप, गवाक्ष, कपोत, गर्भगृह, जगती, जगती यानी इसकी जो मुंडेर बनी होती है, यहाँ पे ये बाउंड्री बनी होती है, ये जंगा और प्रदक्षिणा पथ, ये सारी चीजें जहां होती है, गर्भगृह जिसमें मूर्ति स्थापित होती है मुख्य, यानी कि ये सारी चीजें जहां होती है वो नागर शैली है। और ये सारी चीजें गुप्त कला, यानी कि ये सारे जो नाम है ये गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है, ठीक है। जो नागर शैली के थे ज्यादातर तो गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता थी। यहां से ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, आराम से हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो सिर्फ अंतर पूछते हैं, ये शैली की विशेषता है, बहुत कम पूछी जाती है। प्रश्न जो बनते हैं ना वो अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड पे प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुख्य जो प्रश्न बनते हैं या मुख्य जो मंदिर है गुप्तकालीन वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसलिए इसको बड़े व्यवस्थित तरीके से मैंने लिया है ताकि विद्यार्थियों को एक एक चीज याद हो जाए। तो प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर अपन पढ़ रहे हैं अब, ठीक है ना। आज मंदिर पूरे ही आपको करवा दूंगा मैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसको लगा देना आप, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहास गवाह है, जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था ना वहां से प्रश्न बड़े बने हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते हैं ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी का मंदिर भी इसे कहते हैं, इसे ललितपुर का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर, ठीक है। तो देखो पहला शिखर युक्त मंदिर के रूप में जाना जाता है, शिखर युक्त मंदिर, ये शिखर है, ठीक है ना। तो पहला शिखर युक्त मंदिर कहलाता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पहले शिखर युक्त मंदिर के रूप में पंचायतन शैली का बना प्राचीन मंदिर माना जाता है ये, ठीक है ना, पंचायतन शैली का बना प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह झांसी यूपी में है, ललितपुर भी ध्यान रखना, ललितपुर क्षेत्र लगता है, जिला लगता है इनका, बेतवा नदी के किनारे है। अच्छा, मान लो कि बेतवा नहीं आया लिखा हुआ और ये आ गया लिखा हुआ वैत्रपति, ये आ गया लिखा हुआ वैत्रपति, तो भी आप करके आओगे, बेतवा को ही वैत्रपति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बेतवा नदी के किनारे है या फिर वैत्रपति नदी के किनारे, दोनों में से एक चीज ध्यान रखनी है। भगवान विष्णु को समर्पित गुप्त काल का सर्वोत्तम मंदिर है, गुप्त काल का बेस्ट मंदिर है, सर्वोत्तम इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट, भगवान विष्णु को समर्पित है। और विष्णु की भी मतलब कैसी है? शेष साई सैया वाली मूर्ति, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये, ठीक है, ये जो भगवान विष्णु की शेष साई सैया वाली, शेषनाग वाली सैया जो बनी हुई है, ये वाली मूर्ति, ये वाली जो है दीवार पे बनी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। ये कहां की है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर की है। ये कौन सा है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पूछा जाता है कई बार कैसे साई मूर्ति है या कैसे है ये, ठीक है। एक यहाँ पे ये मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये जो है गजेंद्र मोक्ष, ठीक है, इसको बोला जाता है गजेंद्र मोक्ष मूर्ति, गजेंद्र मोक्ष का दर्शन है। देखो गजेंद्र मोक्ष मूर्ति जो है, ये कमल का फूल लेने जाता है, मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है, ये वाला दृश्य। तो ये भी कहां है? ये भी है आपके वहां पे। और शिव को, भगवान शिव को योगी के रूप में, यानी कि योगी शिव की मूर्ति, योगी शिव मूर्ति, ये भी कहां है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। मैंने आपको सचित्र बताया है, सचित्र बताने का मतलब है कि देखो सुना हुआ भूल भी जाए, पढ़ा हुआ भूल भी जाए, देखा हुआ नहीं भूला जाता। तो यहाँ पे आपको सचित्र बताया, ये सारी जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर के अंदर है और ये चीजें पूछी जाती है साथियों। मतलब क्या बाहर कहां से जाएगा? अपन बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं वही चीज जो अपन को याद करनी है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब मैं नहीं बताया थान के भाइयों ने एक एक ईंट कौन लगाई, कारीगर कौन, मजदूर कौन, एक ही मतलब नहीं है, अपान मतलब के है वही अपन पढ़नो है, ठीक है। और आखिर में कार वही आए, बाकी दूसरा कार कौन आवे। तो देखो इसमें जो है, बाकी में क्या होता था कि एक मंडप होता था, इसमें एक की जगह 4 मंडप है, ये इसकी विशेषता है, ध्यान रखना। और इसके मंदिर का जो शिखर है 12 मीटर ऊंचा है। अब ये जो चीजें है ना, ये मिलान वाले में आ जाती है कि इनमें से असंगत कौन सा है, संगत कौन सा है, ये चीज। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है।
ये पूरे पूरे आपको याद हो जाने चाहिए ये सारी चीजें, बस। तो आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर पूरा ही याद, ठीक है। चलिए, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर हम सिर्फ आपके भरोसे पढ़ रहे हैं, आप पूरा पढ़ाना। देखो, मेरी स्ट्रेटेजी यदि फॉलो कर दोगे ना आप, तो आपके खर्चा तो समझो भूल जाओ। आपके वैसे जीके जीएस का कोर्स लेते हो तो 2500, 2000, 3000 सामान्य शुल्क है। यहाँ पे आपके कुछ नहीं, मान लो टेस्ट सीरीज भी आपने ले ली 50, 60 रुपए, 100 रुपए, बस, ज्यादा से ज्यादा। और पुस्तकें तो आप वैसे भी लेते हो, मैं नहीं भी निकालूंगा तो भी आखिर में पुस्तक तो चाहिए होती है। तो मतलब खर्चा तो है ही नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और याद करना है, बस यही है। बाकी किसी को भाई विश्वास ही नहीं हो तो वो फिर 2500, 3000, 4000 जितना भी खर्च करने हैं कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। भाई बहुत सारी है संस्थान है, वहां से आप आराम से पढ़ के देख लेना। लेकिन पढ़ने के बाद यहाँ पे भी वापस पढ़ के देख लेना कि हाँ अंतर कितना है। फ्री में भी आपको बेस्ट क्लासेस नजर आएगी। चलिए, फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं मैं, इसीलिए बता देता हूं, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है। नचना कुटार पार्वती मंदिर। अब नचना कुटार का मंदिर कैसा है? पार्वती मंदिर है, ये ध्यान रखना। आप गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर और भी अपन पढ़ लेते हैं। ये कहां है ये पूछा जाए तो ध्यान रखना कि ये अजयगढ़ एमपी के अंदर है। वैसे विशेष रूप से आपको राज्य याद रखना है, कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां? मध्य प्रदेश। इसमें क्या विशेषता है? इसमें शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ उकेरा गया है। क्या विशेषता? इसमें शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ उकेरा है। एक और चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि इस मंदिर में, किसमें? नचना कुटार में राम कथा। अब राम कथा कौन सी हो गई? रामायण। राम कथा कौन सी हुई? रामायण। रामायण का मतलब अंकन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अंकन, चित्र बने हुए। रामायण का अंकन पहली बार देखने को मिलता है नचना कुठार पार्वती मंदिर में। ये चीज कहां मिलती है? ये चीज मिलती है यहाँ पे, नचना कुठार पार्वती मंदिर में, ठीक है। एक इसमें है ना, एक चीज और है, इसके जो शिखर है वो वक्र रेखीय है। कैसा शिखर है? वक्र रेखीय शिखर। ये शब्द कभी पूछ लिया जाता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो ध्यान रखना कि वक्र रेखीय शिखर है, ठीक है। एक तो इसका भी है, एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है उसका भी है वक्र रेखीय शिखर में। एक चीज और, एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, इसका भी वक्र रेखीय शिखर है। दो मंदिर ऐसे हैं जिनका शिखर वक्र रेखीय है, यहीं से आपको याद रखना है। एक तो नचना कुठार यानी पार्वती और लक्ष्मण, दो याद रखना है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। चलिए, ये पूरा हो गया। अब आते हैं अपन एरन का विष्णु मंदिर। अब एरन के विष्णु मंदिर में देखो, विष्णु के ऐसे 10 अवतार थे और दशावतार पूरे के पूरे इसमें देखने को मिलते हैं अपने गुप्त काल में, ठीक है। वैसे भी ये विष्णु जी के बहुत भक्त थे, ये शासक, इसलिए परम भागवत की उपाधियां इन्होंने बहुत धारण की। महाराज, महाराजाधिराज, परम भागवत, ऐसी उपाधियां खूब धारण की इन्होंने। तो ये भी कहां है? एरन भी मध्य प्रदेश में। इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है, ठीक है ना। वास्तविक वराह अवतार है, वास्तविक आकार की वराह अवतार की मूर्ति है। और यहाँ पे आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है धन्य विष्णु। धन्य विष्णु द्वारा निर्मित वराह अवतार की मूर्ति, ठीक है। या धन्य विष्णु द्वारा निर्मित एरन का विष्णु मंदिर जिसमें वराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। ए विष्णु तो धन्य है, ए विष्णु तो धन्य है। ए विष्णु तो धन्य का क्या मतलब है? ए तो एरन, ऐसे एरन, ए विष्णु तो धन्य है। ये एरन का विष्णु मंदिर है और धन्य यानी कि धन्य विष्णु ने बनवाया, तो ए विष्णु तो धन्य है। और क्या याद करवा था ने? तो हाथ ये दिमाग में घुसारियां पूरी जिन नहीं याद में नहीं, जो मेरे पे ज्यादा मंद बुद्धि है मैंने भी चीज याद हो गया कि हाँ वास्तव में ए विष्णु तो धन्य है। ये तो सर ने बोला था, धन्य विष्णु कहीं दिखाया है तो अपने एरन को टिक कर देना है, बस। उदयगिरी का विष्णु मंदिर, ये वैसे गुहा ब्राह्मण मंदिर है, गुहा ब्राह्मण मंदिर कह सकते हो आप, ठीक है यार, पानी ठीक है। ये इसकी विशेषता है। ये विदिशा एमपी के अंदर है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया। वीरसेन वैसे शैव संप्रदाय से संबंधित था। शैव समझते हो? दो चीजें होती है, एक तो शैव, एक वैष्णव। जो शैव यानी शिव जी को मानते थे वो शैव, और जो विष्णु भगवान को मानते थे वो वैष्णव। न से आवे 12 न से 63, ये मैंने भक्तिकालीन में ट्रिक याद करवाई थी, है ना। आवे 12 न से 63, जो पुराने जिजिडियंस है, पुराने विद्यार्थी, उन्हें ध्यान होगा। जब आपके भक्तिकाल आएगा तो आपको भी याद करवा दूंगा कि ये क्या है सर, आवे 12 न से 63। थोड़ा सस्पेंस जरूरी है, सारे पत्ते अभी नहीं खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने उदयगिरी वाले मंदिर का निर्माण करवाया, बस। बाकी अब यहाँ पे आ जाते हैं अन्य प्रमुख मंदिर, सीधे सीधे स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सीधे सीधे देखो, टिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? जबलपुर एमपी में। टिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? जबलपुर एमपी में। बुमरा का शिव मंदिर, अब ये ऐसे ही याद करना है आपको, बीदरगांव का ईटों का मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, मतलब ये साथ में ही शब्द जुड़े हुए रहने चाहिए, तभी आप एकदम सही तरीके से पिकअप कर पाओगे, पिक कर पाओगे। देखो, बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश, खो का विष्णु मंदिर नागौद मध्य प्रदेश। यानी कि यहाँ पे तो मैं आपको एक बात याद करवा देता हूँ कि इस ज्ञान को खोना मत, ठीक है। इस ज्ञान को खोना मत। खो से यानी खो और ना से नागौद, नागौद एमपी के अंदर है। बीतरगांव का ईटों का मंदिर, अब यहाँ पे स्पेशली ये क्यों शब्द आया कि बीतरगांव का ईटों का मंदिर? क्योंकि गुप्तकालीन ज्यादातर मंदिर किसके बने हैं? यदि ये पूछ ले तो ध्यान रखना कि गुप्तकालीन ज्यादातर मंदिर जो है वो पाषाण के बने हैं। पाषाण यानी
पत्थरों के बने हैं। लेकिन दो मंदिर स्पेशली पढ़े जाते हैं जो ईंटों से बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यानी कि ये दोनों जो है वो ईंटों से बने हैं। ठीक है, ये दोनों ईंटों से बने हुए हैं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी और ये भी। अच्छा, यहां पे मैंने किसी देवता का नाम नहीं लिखा, यदि आप देखोगे, और मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, कि देवता का नाम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यदि प्रश्न बनेगा तो आप बाकी सब लोगों से आगे रहोगे। इसका कारण यह है कि यहाँ पे ये किसी विशेष देवता को समर्पित नहीं है। भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, हालांकि इसमें भगवान शिव की मूर्ति मिलेगी, भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी, दुर्गा की मूर्ति मिलेगी, आपको महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति मिलेगी, आपको और भी बहुत सारी मूर्तियां मिलेगी, लेकिन ये विशेष रूप से किसी देवता को समर्पित नहीं है। लिख दूं क्या भाई? प्रश्न आ जाए तो अपन स्क्रीनशॉट लेवा, ठीक रही ना? ठीक है, किसी देवता विशेष को समर्पित नहीं। ठीक है, नहीं, ध्यान रखना, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर किसी विशेष देवता को समर्पित नहीं है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ में, पहले ये एमपी में पड़ता था, फिर चला गया छत्तीसगढ़ के अंदर, महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंदर। दर्रा का शिव मंदिर कोटा राजस्थान में, आपरो कोटा, ठीक है ना, शिक्षा नगरी, ठीक है, ये कहां है? कोटा राजस्थान के अंदर है। ये यहाँ के गुप्तकालीन मंदिर है यहाँ पे भी। तो ये दर्रा का शिव मंदिर है, ये विशेष रूप से जाना जाता है। कोटा मुकुंदरा दर्रा वाला वही पठारी क्षेत्र, ठीक है, बाबू जाको ट्रिक आपको याद करवाई थी। तो दर्रा का शिव मंदिर जो है वो राजस्थान के अंदर। दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर, अब मैं यहाँ पे लिखा तो बैग्राम है, लेकिन मैं बोल रहा हूं बैग्राम, इसके पीछे कारण है। बैग्राम इसलिए बोल रहा हूं ताकि इस ब से आपको बांग्लादेश याद रह जाए। ब से क्या याद रह जाए? बांग्लादेश। ये कहां है? बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, इसलिए मैंने बैग्राम बोला है क्या? बैग्राम मंदिर, ठीक है। तो ये कहां है? बांग्लादेश के अंदर है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश में। अब इन चीजों से, ये सारा जो अपन ने पढ़ा, इससे एक चीज और निकल के आई है कि ज्यादातर जो गुप्तकालीन मंदिर थे वो सबसे ज्यादा कहां थे? वो सबसे ज्यादा थे आपके एमपी के अंदर। तो यहां पे मैं आपको एक चीज और नोट करके लिखवा दूं कि सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर एमपी में है या थे, वो आप कर देना, ठीक है। एक याद रखना कि गुप्तकालीन मंदिर पाषाण निर्मित, ठीक है, यानी कि पत्थर से बने हुए, ठीक है, ये याद रख लेना। लेकिन फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईंटों के मंदिर कौन कौन से हैं। तो एक तो भीतरगांव का, भीतरगांव, ठीक है, और एक दूसरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक, तो यहाँ पे फिर ये भी मैं वापस यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि वक्र रेखीय शिखर वाले कौन से हैं। तो वक्र रेखीय में एक तो नचना कुठार और एक सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, ठीक। तो आज की मंदिर की ये क्लास और आज की पहली क्लास कैसी रही, ये आपको कमेंट करके बताना ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि हाँ, वास्तव में हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में है। तो इसी तरीके से यदि ये पैटर्न बिल्कुल सही है, एकदम कुछ भी बदलाव, हालांकि कोई बदलाव ज्यादा व्यापक हो, तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है तो भी बताएं ताकि इस पैटर्न को फॉलो किया जाए पूरी तरीके से और आपको याद करवाया जाए। मुख्य बात यह है। साथ ही आपको बता दूं कि जीजीडी ऐप के ऊपर स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, ठीक है, स्कूल व्याख्याता की दे रखी है। उसमें से आपको इतिहास और अपने ज्योग्राफी और वो वाली, ठीक है, पॉलिटिकल वाली दो टेस्ट सीरीज, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन वाली मत करना, वो पुरानी है, उसकी वैलिडिटी शायद अगस्त तक ही है, ठीक है। बाकी ये जो है 1 साल की वैलिडिटी के साथ में दी है, अपडेट करके व्यवस्थित, तो ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मल शुल्क रखा गया है, बिल्कुल नाम मात्र का है, यानी कि आपके जब यहाँ पे क्लासेस जैसे पूरी हुई, गुप्तकाल पूरा हो गया, आपने अभ्यास कर लिया कंप्लीट पूरा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए ये उपलब्ध है, तो ये वहां से आप ले लेना, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको शाम को पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसी क्लास की, और बाकी अन्य भी जैसे कोई जानकारी होती है या कोई क्लास नहीं आ रही है या कोई समस्या है या कोई सुविधा है, वो भी टेलीग्राम पे बताया जाता है। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएंगे ताकि हर सूचना आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। यदि टेस्ट सीरीज किसी को ज्वाइन करनी है तो वो जीजीडी ऐप डाउनलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन करके, और वहां पे जनरल साइंस की वगैरह बहुत सारी अपडेटेड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ईओ की भी चल रही है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी टेस्ट सीरीज नाममात्र के शुल्क में है, चिंता न करें। बाकी क्लासेस अपनी सारी यूट्यूब है, क्लासेस आपको ऐप पर नहीं मिलेगी। अच्छा, आज शनिवार था लेकिन अपने को बैच का आगाज करना था, तो आज आगाज हो चुका है। कल संडे है, तो कल संडे को क्लास अपन नहीं देंगे, मंडे से अपनी व्यवस्थित तरीके से पूरे शेड्यूल के अनुसार क्लास चलेगी, यानी कि सोम मंगल बुध और गुरु ये तो चलेगी भारतीय इतिहास स्कूल व्याख्याता जीके से संबंधित, और शुक्र शनि रवि को आपके राजस्थान इतिहास कला संस्कृति को अपन शुरू कर देंगे, ताकि दोनों चीजें अपन साथ में लेकर चले, हर वर्ग के विद्यार्थी जो है उन्हें फायदा मिल सके। आप लोगों का स्नेह प्रेम ऐसे ही बनाए रखना चाहती हूँ, आज क्लास शेयर जरूर होनी चाहिए, और सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, आप कंटिन्यूटी बना के रखना, आराम से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, यही समय है पढ़ने का,
विज्ञप्ति आने के बाद में भगदड़ मचेगी, आपको भगदड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भगदड़ से आगे पहुंचना है तो अभी से शुरू कर देना है। 2 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ो, लेकिन आप भगदड़ से आगे रहोगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।